नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं, इतने तनाव में हैं कि वो कोई मौका ढूंढ रहे हैं कि कैसे उनके ऊपर जो ग्रहण लगा हुआ है उसको दूर करें। जिस तरह से वो कटघरे में खड़े हुए हैं, जिस तरह से उनसे जवाब मांगे जा रहे हैं और जिस तरह से उनकी जगह जगह बहिष्कार करने की खबरें आने लगी हैं, उससे परेशान होकर वो कोई रास्ता ढूंढ रहे थे कि कहीं से नरेटिव बदला जाए, हेडलाइन मैनेज की जाए। और उन्हें जब ये लगा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय ऑफिस में झंडा फहराने के बाद जो वंदे मातरम गाया गया, उसमें सोनिया गांधी ने बीच में जो हस्तक्षेप किया, उसको बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है और उसके आधार पर कांग्रेस को घेरा जा सकता है और जो पैलेट गन और दिल्ली में बर्बरता हुई है, उन तमाम सवालों को दूसरी तरफ मोड़ा जा सकता है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि उल्टा पड़ गया, क्योंकि अमित शाह इधर कांग्रेस को घेर रहे थे और उधर उनकी अपनी पार्टी घेरी जा रही थी। उनके पार्टी के सारे जो कारनामे हैं वो सामने आ रहे थे और इस तरह की गड़बड़ियां जिसको लेकर वो सोनिया गांधी पर हमला कर रहे हैं, कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं कि उन्होंने वंदे मातरम के गाने का अपमान किया है और उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए वगैरह वगैरह, वो उल्टा पड़ गया है। दरअसल दो चीज़ें हैं। एक तो ये है ही कि वो परेशान है, तनाव में है, क्योंकि पूरे मानसून सत्र में वो सदन के अंदर नहीं गए जा पाए, उनकी फजीहत हुई और आज भी हो रही है। पूरे देश की निगाहों में वो एक खलनायक के तौर पर स्थापित हो गए हैं, ख़ास तौर से जनरेशन जी के और जनरेशन अल्फ़ा के दिमाग में और बहुत बड़ी आबादी के दिमाग में भी, क्योंकि पार्लियामेंट के पास उन्होंने जो बर्बर कार्रवाई करवाई, उसके लिए तो कोई माफ़ उनको कर ही नहीं सकता है। तो एक तो ये था। दूसरा, उनको ये आत्मविश्वास आ गया, घमंड आ गया, या उन्हें लगा कि अब तो हम पूरे पक्के राष्ट्रवादी बन गए हैं, हमारे जो दामन में दाग लगे हैं वो सब धुल गए हैं, क्योंकि हमने वंदे मातरम का कानून बनवा दिया है और अब तो हम राष्ट्रवाद की सर्टिफिकेट बांट सकते हैं, हम तय कर सकते हैं कि कौन राष्ट्रभक्त है और कौन नहीं है। हालांकि ये काम संघी पहले से करते आ रहे हैं, जबकि उनकी राष्ट्रभक्ति कैसी रही अभी हम उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन ये वंदे मातरम वाला जो एपिसोड हुआ है, उससे उन्हें बड़ी लगा कि ये उन्होंने बड़ा तीर मार लिया है कि जो वंदे मातरम गाया जाता था, पहले शुरू के 2 स्ट्रेंजा गाए जाते थे और उसका एक पूरा ऐतिहासिक आधार है कि क्यों केवल 2 लिए गए, बाकी छोड़ दिए गए। अब चूंकि आपका बहुमत है तो आप कानून बना सकते हैं। आपने कानून बना दिया कि नहीं, पूरे 5 बंद गाए जाएंगे और नियम कानून बन गए हैं, तो अब सब जगह गाना भी ज़रूरी हो गया है। कांग्रेस के दफ्तर में भी वो प्ले हुआ और उसी 2 छंदों के बाद जब रोका गया तो उसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। लेकिन और इसके विस्तार में जाने से पहले मैं बता दूं कि बीजेपी के कई नेताओं ने उसी दिन गड़बड़ की है। मसलन बीजेपी की जो राजस्थान की यूनिट है, प्रदेश भाजपा, उसके कार्यालय में जब झंडारोहण हुआ और वहाँ तमाम एमएलए और कई नेता वगैरह थे, प्रदेश के अध्यक्ष भी थे, तो जो वंदे मातरम प्ले किया गया वो 1952 की फिल्म में लता मंगेशकर के द्वारा गाए गए गाने को प्ले किया गया, जो कि कानूनन गलत है, क्योंकि उसके लिए जो निर्धारित किया गया है जो तौर तरीका, वो कानून के तहत निर्धारित किया गया है और यहाँ फिल्मी गाना बजवा दिया गया। तो वो वहाँ पर गड़बड़ हुई। एक जगह बीजेपी के ही एमएलए ने उल्टा झंडा फहरा दिया। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और बहुत जगह ये चूंकि पहली बार भी था, तो वंदे मातरम के गायन में, वंदे मातरम को प्ले करने में बहुत सारी, अब वंदे मातरम तो मेरे ख्याल से इस देश में
10-20 लाख हो जिनको याद हो तो बहुत बड़ी बात है। शुरू के 2 स्ट्रेंजर तो फिर भी याद हो जाते हैं, लेकिन पूरा गाना याद रखना तो बड़ा मुश्किल है। तो वो याद नहीं है। जनगण मन तो बच्चे बच्चे को याद है और वो तुरंत सुना देता है, तो ये फ़र्क है। लेकिन ये वंदे मातरम थोपा गया है सरकार की तरफ से कानून बनाकर, और अब थोपा गया है तो लोग एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर हैं। और अब लेकिन चूंकि उसकी तैयारी नहीं है, इसलिए हर जगह गड़बड़ियां भी हो रही हैं। बहरहाल मुद्दे पर लौटते हैं कि अमित शाह इन 2 वजहों से इस पर खेलना चाहते थे। एक, अपने से ध्यान हटाने के लिए और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने के लिए। और चूंकि यहाँ सोनिया गांधी इन्वॉल्व हैं और चूंकि सोनिया गांधी विदेशी मूल की हैं, इसलिए उनको तुरंत कटघरे में खड़ा करना संघियों के लिए और भी आसान हो जाता है, क्योंकि उनकी राष्ट्रभक्ति पर तो शक करने का सबका अधिकार बन जाता है, भले ही वो अपने पूरे जीवन को इस देश पर न्यौछावर कर दें, अपने पति की जान न्यौछावर कर चुकी हैं। और जिस तरह से उन्होंने कंडक्ट किया है इतने सालों में, कोई उंगली नहीं उठा सकता उन पर। लेकिन चूंकि ये मानसिकता है, एक जो घृणित राष्ट्रवाद है, उसमें ये नस्ली भावना अंदर तक भरी होती है, और इसलिए वो सोनिया गांधी को, उनके ओरिजिन को टारगेट करती रहती है। तो खैर अमित शाह ने यही करने की कोशिश की सोनिया गांधी के मामले में। और दूसरा जो मैंने कहा कि अब उनको लगता है कि वो पक्के राष्ट्रवादी बन गए हैं, क्योंकि वंदे मातरम को कानूनी दर्जा दिलवा दिया गया है। तो ये 2 वजहें थी जिसकी वजह से, जिसको चलते उन्होंने ये कदम उठाया। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सचमुच में वंदे मातरम को कानूनी दर्जा दिए जाने के बाद बीजेपी के ऊपर लगे जो दाग हैं सब धुल गए हैं, वो पूरी तरह से राष्ट्रवादी हो गई? क्या लोग भूल जाएंगे कि उसका अतीत क्या था, उसने आज़ादी के आंदोलन में क्या क्या किया था? क्या लोग भूल जाएंगे कि 1925 से अपनी स्थापना के बाद से आरएसएस ने किसी भी ब्रिटिश विरोधी कार्रवाई में, आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। और गुरु गोलवलकर ने तो ब्रिटिश विरोध को प्रतिक्रियावादी बता दिया था, यानी वो ब्रिटिश के समर्थक थे, अंग्रेजों के समर्थक थे। यही हाल सावरकर का था। सावरकर तो खैर माफ़ी वीर भी थे, उन्होंने 6 बार अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी, दया की याचिका लगाई, मर्सी पिटीशन लगाई, और उसका सारा रिकॉर्ड मौजूद है। और जब छूट कर आए तो पेंशन भी ली और आज़ादी के आंदोलन से गद्दारी भी की। 1942 के आंदोलन का विरोध किया, और यहाँ तक विरोध ही नहीं किया, गोलवलकर ने भी विरोध किया, सावरकर ने भी विरोध किया, आरएसएस ने तो उसमें हिस्सा बिल्कुल भी नहीं लिया। और यहाँ तक कि इन्होंने लोगों से अपील की कि आंदोलन में हिस्सा न लें और इसके बजाय ब्रिटिश सेना में भर्ती हों। सावरकर ने तो बाकायदा अपील की थी कि आज़ाद हिंद फौज में भर्ती ना हो, अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो। तो ये जो पूरा चरित्र था, ये उस समय दिख रहा था। फिर हमने ये भी देखा कि किस तरह से जो आज़ादी के पहले गठबंधन की सरकारें बनी थी कई राज्यों में, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनकी हिंदू महासभा शामिल थी। 1941 में वो AK फजलुल हक की पार्टी के प्रोग्रेसिव कोalition में वित्त मंत्री बने थे, और मुस्लिम लीग के साथ उनका बहुत ही नज़दीकी संबंध था। यही नहीं, 3 मार्च 1900 ये 3 राज्यों में उन्होंने मिलकर, हिंदू महासभा ने सरकारें बनाई थी मुस्लिम लीग के साथ। और 3 मार्च 1943 को सिंध विधानसभा ने पाकिस्तान के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया था, और उस समय हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार में थी। यानी भारत के विभाजन का पहला प्रस्ताव जो पारित हुआ किसी भी सदन से आज़ादी के पहले 1943 में, उस सरकार में हिंदू महासभा भी शामिल थी। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि इनका इतिहास क्या है।
फिर आप आइए आगे कि आज़ादी, हम सब जानते हैं कि गांधी की हत्या में आरएसएस की क्या भूमिका थी। नाथूराम गौडसे कौन था, उसके आरएसएस से क्या संबंध थे, और जब गांधी जी की हत्या हुई तो आरएसएस ने कैसे सेलिब्रेट किया इसको और मिठाइयाँ बांटी। तो ये उसका चरित्र है। फिर आप देखिए कि 1947 से लेकर 2002 तक नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय पर कभी तिरंगा नहीं फहराया गया। ध्यान रखिए, अब ये आरएसएस हैं जो दूसरों को सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं राष्ट्रभक्ति की, उन्होंने अपने यहाँ झंडा नहीं फहराया। वो तो जब पीछे पड़ गए, एक युवक वहाँ पहुँच गया, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाई गई, उसके बाद से वहाँ तिरंगा फहराना शुरू किया गया। आपको ये भी याद होगा कि आरएसएस ने संविधान का भी विरोध किया था, तिरंगे का भी विरोध किया था, इसे 3 रंग का बताते हुए अशुभ कहा था। और ये भी कहा, ऑर्गेनाइजर जो आरएसएस का मुखपत्र है उसने लिखा था कि हिंदू इसे कभी सम्मान नहीं देंगे। भगवा ध्वज को प्राथमिकता दी गई लगातार। संविधान को खारिज किया इन्होंने, ये मनुविधान चाहते थे, और संविधान के खिलाफ भी इसी तरह की टिप्पणियां बीजेपी के, आरएसएस के मुखपत्र में छपती रही हैं। तो एक लंबा सिलसिला चला आ रहा है इनका कि कैसे आरएसएस, हिंदू महासभा, सावरकर, गोडसे, गोलवलकर, हेडगेवार से लेकर अभी तक लगातार एक परंपरा रही है कि ये राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रीय आंदोलनों से दूर रहे हैं, उनका इस्तेमाल करते रहे हैं अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, लेकिन देश के लिए इन्होंने कोई त्याग नहीं किया। आज भी अक्सर पूछा जाता है कि भाई आरएसएस, आप में हमें 5 ऐसे नाम बता दो जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अपना योगदान दिया हो। एक भी नाम वो नहीं दे पाते हैं, दे भी कैसे पाएंगे, उनके पास कुछ है नहीं। तो दिक्कत ये है कि आरएसएस हो, बीजेपी हो, इन सब के तमाम नेताओं के अंदर एक गहरा अपराध बोध है कि हमने आज़ादी के आंदोलन के साथ गद्दारी की थी, धोखा दिया था, और अब हम कैसे अपनी राष्ट्रभक्ति को प्रमाणित करें। तो राष्ट्रभक्ति इनके अंदर है नहीं। ये इनका राष्ट्र जो है वो हिंदू है, हिंदू धर्म के इर्द गिर्द है। ये पूरा विशाल राष्ट्र इनके केवल भौगोलिक सीमा मानते हैं, बाकी दूसरे समुदायों को दोयम दर्जे का नागरिक मानते हैं। तो इनका राष्ट्रवाद भी बहुत संकुचित राष्ट्रवाद है, और उसके चश्मे से ये देखते हैं, इसलिए ये राष्ट्रीय हितों को परवाह नहीं करते, केवल हिंदू हितों की बात करते हैं, और इसीलिए इनकी राष्ट्रभक्ति संदिग्ध मानी जाती है, सीमित मानी जाती है। और इसीलिए ये जो अपराध बोध है कि हम उस तरह के राष्ट्रवादी नहीं हैं जैसे नेहरू, पटेल, गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये तमाम जो लंबी फहरिस्त है उनमें इनका शुमार नहीं होता है, और इसीलिए इन्हें कष्ट होता है। तो कभी ये हड़पने की कोशिश करते हैं, नेताजी को अपना बना देंगे। लेकिन अभी बीजेपी के ही एक सांसद ने, बीजेपी के ही एक नेता ने पश्चिम बंगाल में नेताजी का अपमान भी कर दिया, फिर उनसे वो सम्मान वापस भी लिया गया। तो ये तमाम दोगलापन जो है वो भी सामने आ जाता है, क्योंकि नेताजी भी आरएसएस को एक नस्लवादी फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते थे। अंबेडकर भी यही कहते थे, नेहरू भी यही कहते थे, पटेल भी यही कहते थे। लेकिन मजबूरी में ये कभी यहाँ से उठाते हैं, कभी वहाँ से उठाते हैं, और किसी दूसरे को निशाना बनाने के लिए। अब ये जो हुआ है ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से सोनिया गांधी को टारगेट करने गए थे, और अब उल्टा पड़ गया है, क्योंकि ये सारे आरोप अब फिर से सर्कुलेशन में आ गए। फिर से पूछा जा रहा है कि भाई पहले अपनी राष्ट्रभक्ति तो साबित करो, पहले साबित करो कि तुम राष्ट्रभक्त हो या नहीं हो। और अमित शाह राष्ट्रभक्ति का क्या प्रमाण देंगे? केवल वंदे मातरम का कानून बनवा देने से तो राष्ट्रभक्त नहीं हो जाएंगे, या उनकी पूरी परंपरा, उनकी वैचारिकता, उनकी विचारधारा, उनका संगठन, उनका आरएसएस से कनेक्शन, ये सब तो खुला रिकॉर्ड है पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने, कि क्या अतीत रहा है
और किस तरह के संगठन हैं ये, इनकी आइडियोलॉजी क्या है, ये हिटलर और मुसोलिनी से प्रेरित हैं, भारतीय संस्कृति और भारतीय मूल्यों की बात करते हैं ये, लेकिन सारा कुछ लिया हुआ है यूरोप से। सोच भी वही, विचारधारा भी वही, रणनीति भी वही, एजेंडा भी वही, सब कुछ वही है। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी बीजेपी के नेता राष्ट्रवादी बनने दिखने की कोशिश करते हैं, उन पर उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि उनका रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। वो सारा पूरा जो निकलकर फिर से सामने आ जाता है, और यही इस बार भी हुआ। इसीलिए अमित शाह पर ये उल्टा पड़ रहा है, और अब उनका विरोध और तीखा हो जाएगा। अब जहाँ अभी कुछ जगह से समाचार आ रहे हैं कि अमित शाह जाने वाले थे, वहाँ प्रदर्शन होने वाला था, तो पहले ही गिरफ्तारियां कर ली गई। ऐसे मौके अब बढ़ते जाएंगे अमित शाह के लिए भी, क्योंकि उन्होंने जो कुछ करवाया है पार्लियामेंट के सामने वो अक्षम्य है, और वो जेन ज़ी के दिमाग में बिल्कुल रच बस गया है। तो ये भाग नहीं सकते, अमित शाह उस हकीकत से भाग नहीं सकते हैं। पहले तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, किसी और से माफ़ी मांगने के लिए की मांग करने के पहले कि सोनिया गांधी माफ़ी मांगे या कौन माफ़ी मांगे, सबसे पहली माफ़ी तो उनकी बनती है, प्रधानमंत्री मोदी की बनती है, जो लगातार इस देश के संविधान का अपमान कर रहे हैं, लोकतंत्र को नीचे गिरा रहे हैं, और अपनी बहुत ही घटिया टिप्पणियों से, जैसे 15 अगस्त को लाल किले से जो उन्होंने दिमागी नक्सल की बात की, वो और क्या था, देश को बांटने की एक हरकत थी, उस तरह का आइडिया था जो पूरे देश को बांट सकता है। तो ऐसे शुभ मौके पर, ऐसे खुशी के मौके पर अगर प्रधानमंत्री मोदी इस तरह की बात करते हैं, तो जाहिर है कि वो उनको कोई बहुत अच्छी नज़रों से तो नहीं देखेगा। उनके भक्तों की बात छोड़ दीजिए, उनके समर्थकों की बात छोड़ दीजिए, उनके पार्टी की बात छोड़ दीजिए, लेकिन मोटे तौर पर अगर उनके इस बयान के आलोक में देखेगा तो स्वीकार नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर ये कि ये जो राष्ट्रवाद का दांव चला था अमित शाह ने, ये फिर उनको उल्टा पड़ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।